नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल दस्तक कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने ग्रुप डी के लिए स्पेशल एक बैच चलाया था। ग्रुप डी के लिए स्पेशल हम लोगों ने एक बैच चलाया था, जिसमें हम लोगों ने रेस्पिरेशन सिस्टम स्टार्ट किया था। इसके प्रीवियस वीडियो में आपको लगभग 4 या 5 वीडियो चल चुका है, और ये डेडिकेटली जनरल साइंस जो आता है उसके लिए क्लासेज है। उसमें हम लोग बायो स्टार्ट किए थे, जिसमें दूसरा चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था और एक चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ा दिया था। 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और हम लोग इस वीडियो में उसी का रेस्पिरेशन का जहाँ पे छोड़े थे वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये इस पार्ट 2 में वो रेस्पिरेशन आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग उसी को स्टार्ट करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये पार्ट 2 होगा, और बायोलॉजी से स्टार्ट किए थे, देन फिर केमिस्ट्री और फिर आपका फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। तो यदि आपने प्रीवियस ईयर के वीडियो अगर नहीं देखे हैं और ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हैं 2026 में रेलवे के लिए, तो आप जाके चैनल पे विजिट करके दस्तक प्रोसेस है क्या, ठीक है, तो उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा। आइए देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि श्वसन जो काम करता है वो कैसे करता है। तो मनुष्य नाक या मुंह से हवा को शरीर के अंदर ले जाता है। हवा जब नाक से अंदर की ओर प्रवेश करती है तो ये हल्की सी नम और गर्म हो जाती है। जैसे ही मनुष्य क्या करता है, नाक से या मुंह से हवा को शरीर के अंदर ले जाएगा। जैसे हम इनहेल ऑक्सीजन को क्या किए, ऑब्जर्व किए, अपने अंदर लेके गए, तो नाक से अंदर वो प्रवेश करेगा, मुंह से या नाक से वो क्या होगा, प्रवेश करेगा, और ये हल्का सा उसमें नमी रहेगा, थोड़ा सा मतलब उसमें नमी पाया जाएगा, आपको नमी रहेगा। उसके अलावा वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, कुछ पल के लिए वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है। इसके अलावा नाक धूल कणों को भी हवा से दूर कर देती है। यह हवा श्वास नलिका से होते ही फेफड़ा में जाती है। उसके बाद से वो थोड़ा सा हवा से दूर हो जाता है नाक, और उसको ले लेगा वाइंड पाइप जो होता है, यानी ये श्वास नलिका जो होता है नाक से जाएगी, और श्वास नलिका में जाके वो क्या होता है, फेफड़े के पास में चला जाता है। और जैसे ही फेफड़े में वो जाता है, सांस फेफड़े में जैसे जाता है, तो फेफड़ा क्या होता है, उसकी पेशियाँ जो होती है वो फूल जाती है, और फूलेगी तो उसमें दोनों तरह की क्रिया होता है। जैसे ही फेफड़ा, हार्ट जैसे ही फूलता है, लंग्स जैसे ही फूलने प्रयास करता है, जैसे ऑक्सीजन आया तो फूला, जगह खाली रहता है तो फूल जाता है। फूला जैसे ही, तो उसमें पेशी में 2 तरह के क्रियाएं होगी, एक अनैच्छिक होगी, एक ऐच्छिक होगी। तो दोनों पेशियों द्वारा क्या होगा, उस चीज़ को उसको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। और अगर श्वसन में हम देखें, अगर हम श्वसन में देखते हैं तो श्वसन के सामान्य क्रिया में केवल अंतरपश का पेशियाँ, माने अंतर के जो मसल्स हैं, अंदर वाले जो मसल्स होते हैं, और डायफ्राम भी भाग लेते हैं। गहरी सांस लेने से कंधे, गर्दन, उदर की पेशियाँ भी सहायता करती है। जैसे हम लोग सांस लेने का शुरुआत करते हैं तो उसमें कंधा हमारा जो है, ये कंधा, इसके अलावे गर्दन, ये गर्दन भी मदद करता है, प्लस उदर की पेशियाँ जितनी होती है वो मदद करती है। जैसे सांस लेंगे, सांस लिए तो कंधा प्लस उदर की पेशी जितनी है, उदर इसको बोलते हैं, उदर के पेट के आसपास में जितना होता है उसको उदर बोला जाता है। उदर की पेशी और गर्दन भी क्या करती है, इसमें मदद करती है, सहायता करती है सांस लेने में। तो ये लंबा प्रोसेस है श्वसन का। इसके अलावा हम देखना चाहेंगे तो उसके बाद से फेफड़े क्या करता है, फेफड़ा ही क्या होता है, श्वसन का महत्वपूर्ण अंग होता है। और ये बक्ष गुहा के मध्य, हम फेफड़ा कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए नीचे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, इसको हम लोग बोलते हैं उदर गुहा, ठीक है। इसके बाद से इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर जो है, ये टोटल जितना रचना पाया था इसको बोला जाता है बक्ष गुहा, और सबसे नीचे जो पार्ट पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मज्जा गुहा। तो उदर गुहा, ये बक्ष गुहा के मध्य रेखा में, यहाँ पे बक्ष गुहा ये हो गया दोनों, तो बक्ष गुहा के मध्य रेखा में यहाँ पे जो है ना, इसी में वो बाएं तरफ, फेफड़ा जो है बाएं तरफ यहाँ पे रहता है।
दोनों तरफ रहता है लगभग फेफड़ा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बाएं तरफ रहता है। और इसमें फेफड़ा जो हो गया ना, वो एक दोहरी झिल्ली से ऐसे वो घिरा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं फुफ्फुस आवरण, जिसको हम लोग कहते हैं फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फुफ्फुस आवरण उसको बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फुफ्फुस आवरण कहते हैं, प्लेरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से फिर आगे जैसे बढ़ते हैं हम, तो उसमें थैले में सुरक्षित रहता है। जैसे उसके बाद से फेफड़े में लाखों कोशिकाएं होती है, अनेक कोशिकाएं होती है, जो हृदय से आए अशुद्ध रक्त को श्वसन क्रिया में हुई ऑक्सीजन से शुद्ध करते हैं तथा रक्त में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। रक्त के शुद्धि के बाद उसे पुनः हृदय में वापस भेज दिया जाता है। अब ये क्या करते हैं, इसमें फेफड़ा में जो प्लेरा होता है, फुफ्फुस धमनी जो होता है, वो क्या करता है, वहाँ वैसे बहुत लाखों कोशिकाएं फेफड़ा में पाई जाती हैं, इस तरह से पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, वो ऑक्सीजन को शुद्ध करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है उसको बाहर निकालती हैं। और जितने भी इसके अलावा जितना भी फेफड़ा अशुद्ध रक्त होता है उसको शुद्ध कर देता है ऑक्सीजन की मदद से। और रक्त में जो घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको शरीर से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। उसके बाद से पुनः शुद्ध करके हमारे हृदय में रक्त को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। और इस क्रिया श्वसन क्रिया में नियंत्रण मस्तिष्क के श्वसन केंद्र द्वारा स्वाभाविक होते रहता है। यानी श्वसन की क्रिया जो है ना, वो मस्तिष्क पे डिपेंड रहता है। पूरा हमारा दिमाग जो है मस्तिष्क के इस पर डिपेंड रहता है। ये केंद्र में रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील। जैसे ही रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, केंद्र अधिक बार सांस लेने के लिए संदेश भेजने लगता है, हमारी सांस दस बढ़ जाती है। यानी हमारे बॉडी में अगर CO2 की मात्रा अगर एक्स्ट्रा हो गई, अधिक हो गई, बढ़ गई, तो तुरंत ही वो क्या करता है, मस्तिष्क जो है श्वसन केंद्र को और तुरंत रक्त में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत संवेदनशील हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और तुरंत ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे बढ़ी और अधिक बार सांस लिए, तो वो संदेश भेजने लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, जल्दी जल्दी आप सांस लीजिए। जैसे जैसे सांस लेंगे वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, बाहर की तरफ उसको फेंक देंगे, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है, नुकसान होता है। इससे दमा, लंग्स से संबंधित बीमारियां जितने हैं वो लगभग आपको होने की संभावना रहती है। तो ये पूरा श्वसन की एक श्वसन का प्रणाली जो है ना, ये पूरा श्वसन की आपको प्रणाली था। टोटल श्वसन ऐसे होता है। सबसे पहले नाक में आता है, नाक में आके फिर वो धूलकण में चेंज होता है, उसके माध्यम से प्रवेश करता है हमारे शरीर के अंदर। और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, थोड़ा सा उसमें हल्की नम और गर्मी रहेगी। धूलकण को हवा से दूर कर देता है नाक, उसके बाद से फेफड़े में चली जाती है, श्वास नलिका से होती है। श्वास नलिका से होती है कहाँ चली जाएगी, वो फेफड़े लंग्स में चली जाती है। जैसे ही लंग्स में ऑक्सीजन गया वो फूल जाएगा और ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया दोनों वहाँ पे होना स्टार्ट होता है। और वो पेशी के द्वारा, अंदर जो मांसपेशी है उसी के द्वारा होता है। और उसमें डायफ्राम, उसके आसपास में डायफ्राम भी रहता है, वो भी भाग लेता है। जैसे ही गहरी सांस लेते हैं तो कंधा, गर्दन जैसे ऐसे सांस लिए, तो जैसे सांस लिए या दौड़ते हैं तो नहीं लगता है कि कुत्ते की तरह हाँफ रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि अंदर वाला डायफ्राम जो है वही भाग ले रहा है, और गर्दन, उदर की पेशी है, कंधा, ये टोटल उसमें क्या करती है, मदद करती है। अब उसके बाद से देखेंगे तो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग आखिर सबको करता कौन है, तो वो महत्वपूर्ण अंग होता है हमारा, वो होता है क्या, आपका फेफड़ा। ये महत्वपूर्ण अंग होता है। और ये रहता कहाँ पे है, फेफड़ा। फेफड़ा रहता कहाँ पे, लंग्स। तो लंग्स हमारे बॉक्स गुहा में स्थित रहता है। और ये फेफड़ा के पास में इस तरह से आपका फेफड़ा होगा, और फेफड़ा के पास में ऐसे जो है ना, वो एक पतली झिल्ली का लेयर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हृदय आवरण कह सकते हैं, या फुफ्फुस आवरण इसको कहते हैं, फुफ्फुस आवरण भी कहते हैं। तो ये इसकी संख्या जो होगी ना फुफ्फुस आवरण की, लाखों में होती है, करोड़ों में होती है। और जैसे ही ऑक्सीजन आता है, शुद्ध ऑक्सीजन, अशुद्ध रक्त को श्वसन क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन शुद्ध कर देता है तथा रक्त में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकाल देता है। और पुनः रक्त को शुद्ध करने के बाद से हृदय को वो वापस भेज देता है, जो ब्लड क्लीन होता है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है। इसका नियंत्रण होगा किससे, तो वो मस्तिष्क के द्वारा होगा। मस्तिष्क जहाँ पे है वहाँ पे उसके द्वारा होता है, और वो स्वाभाविक रूप से होता रहता है। और रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे बढ़ती है वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, तो वो उसमें ये कहने का है अधिक बार सांस लेने का संदेश भेजने, जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, जल्दी निकलेगा। अब आइए हम जानेंगे कि श्वसन के अंग। आई होप आप जान गए होंगे क्या है ये पूरा श्वसन की क्रिया क्या है, जान गए होंगे। अब हम लोग श्वसन के अंग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि श्वसन के अंग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया ना कि नसिका, नाक से आती है, नाक के बाद से फिर सीधे ऐसे करके पाइप के माध्यम से वो
लॉन्ग में चली जाएगी। ठीक है, तो अब आइए इसको बारी बारी से जानेंगे कि श्वसन अंग इसका है क्या। तो इसका श्वसन अंग आप देखिएगा मनुष्य में, इसका मनुष्य में श्वसन अंग आप देखिएगा, मनुष्य में श्वसन अंग लिखा है कि श्वसन के अंतर्गत सभी अंग आते हैं जिससे होकर वायु का आदान प्रदान होते हैं, जैसे नसिका, ग्रसनी, लैरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रैकियल्स और फेफड़े। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो आपको नसिका, ग्रसनी, लैरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रैकियल्स और फेफड़ा, लंग्स सबसे लास्ट में आपको आ रहा है लंग्स, फेफड़ा, ब्रैकियल्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लैरिंक्स, ग्रसनी, नसिका, ये जितने होते हैं सब क्या होते हैं, श्वसन के अंग होते हैं। ये सब क्या होते हैं, श्वसन के अंग होते हैं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि नसिका है क्या। तो नसिका का वर्क क्या है कि नसिका छिद्रों में वायु को प्रवेश करती है। नसिका छिद्रों के भीतर रोम या बाल होते हैं जो धूल कण तथा सूक्ष्मजीवों के शरीर पर प्रवेश करने से रोकता है। ये देखिए, ये हमारा नाक है, ये हमारा नाक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा। ये वाला हमारा जो है वो क्या है, नाक है। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो दिख रहा है ना वो नाक है। तो जैसे ही नसिका छिद्र से वायु प्रवेश करती है तो इसके भीतर देखेंगे तो इसके भीतर रोम या बाल को ही रोम बोलते हैं, रोम पाया जाता है, छोटा छोटा जड़ पाया जाता है। तो ये जड़ क्या होता है, धूल का तथा सूक्ष्म जीव को इसमें प्रवेश करने से रोकता है। इसमें धूल नहीं जा पाता है और कोई भी सूक्ष्म जीव इसमें शरीर में प्रवेश नाक के माध्यम से नहीं कर पाता है, सॉरी नहीं कर पाता है। तो ये सूक्ष्म जीव को रोकता है। तो नसिका का आप काम समझ गए। और नसिका क्या होती है, नसिका एक्चुअली में होती क्या है। तो नसिका छिद्रों की म्यूकस कला से स्तरित होती है, जो म्यूकस स्रावित करती वायु को नम बनाती है। अब देखिए नॉस्ट्रिल्स में जो होता है ना वो म्यूकस कोशिका, म्यूकस मेम्ब्रेन यानी म्यूकस झिल्ली जो होता है वो इसमें स्तरित होती है, जो म्यूकस स्रावित कर वायु को नम बनाती है, जो वायु को नम बनाती है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि वायु को नम कौन करती है। तो वायु को नम कौन करती है, कौन कोशिका, म्यूकस कला जो होती है वो क्या करती है, वो इसे साझा करती है। अगला देखिए, मैं फिगर भी लेके आया हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, इसको थोड़ा सा फिगर को आप डीपली पढ़ सकते हैं और फिगर आप देख लीजिए इसमें क्या क्या लिखा है। हम आज अभी लिरिक्स के बारे में मैंने पढ़ाया, तो देखिए यही है लिरिक्स, ये फेरिंग्स है। लिरिक्स आपको देखने को यहाँ मिलेगा, ठीक है, ये वाला आपको लिरिक्स है और ये फेरिक्स है। और पूरा अंदर पार्ट है नोज का, देखिए जो तो वो अंदर पार्ट है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है ग्रहणी, वो आता है ग्रहणी। तो ग्रहणी में देखिए, ग्रहण क्या है, वायु नसिका छिद्र से ग्रसनी में आती है, आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि नसिका छिद्र हो गया, इसे ग्रसनी में आती है। इसके पार्श्व भित्ति में मध्य करके स्टेनी नलिका में खुलती है और ये पीछे जाके किस में खुलेगी, स्टेकियन नलिका में जाके वो खुलती है, ट्यूब में जाके वो खुलती है। द अपर खुलती है ट्रेकिया। इसके बाद से फिर ट्रेकिया है कि यह बॉक्सुगा में स्थित, ये दो शाखाओं में बट जाती है। इसमें से केवल दाएं फेफड़े तथा एक बल है फेफड़े से जाकर फिर शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ये क्या करती है, ट्रेकिया क्या करता है, 56 ट्रेकिया बॉक्सुगा में जाकर क्या होती है, दो गुहों में आगे जाके वो बट जाती है, जिससे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई ट्रेकिया बॉक्सुगा में जाकर दो भागों में बट जाती है, जिसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। तो ब्रोंकाई एक तरह का कोशिका होता है जो ट्रेकिया में ना बैठ के बॉक्सुगा में जाकर दो भागों में वो क्या होती है, बट जाती है। ट्रेकिया और कक्षी गुहा और जाकर दो भागों में बट जाती है। तो इसलिए इनको फादर ऑफ, पिता नहीं कहा जाता है। फेमस यह वृक्ष गुहा में जोड़ी अंग है जो आधार पर डायफ्राम पर टिका है। प्रत्येक फेफड़े में करोड़ों एल्वेलाई होते हैं।
तो प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसे फ्लोर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें द्रव्य भरा होता है, जिसे फेफड़े की रक्षा। तो मैंने बताया कि ये फेफड़ा हो गया, सॉरी ये फेफड़ा हो गया। फेफड़ा में मेम्ब्रेन कहते हैं, जिससे द्रव्य भरा होता है, फेफड़े की रक्षा। और यही क्या करती, फेफड़े की रक्षा करती। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अगला देखेंगे ग्रसनी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे लाजवाब पार्ट है। ग्रसनी किसको बोलेंगे, तो ये है ग्रसनी हमारा वायु जैसे यहाँ से छिद्रों से ग्रसनी में आती है, तो इसके पार्श्व भित्ति में मध्य कान, ये वाला जो है, ये वाला यूरेटिक्यूलर में, और नलिका ये वाला जो है उस ट्यूब में जाती है सबसे पहले, इस कान में, और वो ट्यूब में जाएगी। ठीक है, इस कान में भी स्टेकियर में जाएगी, हो जाएगी। उसके बाद से जैसे ही वो जाती है, तो उसके बाद से तुरंत हमको देखने को मिलता है कि एक छोटे केंद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। जैसे आप देखे होंगे ऐसे, ग्रसनी क्या है, ग्रास नली से जुड़ा है, जिसको हम लोग कहते हैं लैरिंक्स। इसको स्वर यंत्र भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना। श्वास नली के ऊपर छोटी एक छिद्र के द्वारा ग्रसनी जो होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉसिस कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया छोटी हाथ में। ग्लासिस एक कपाट द्वारा बंद होता है, जिसमें एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस की तरह बंद करके भोजन श्वास नली में जाने से रोकती है। हाँ, तो ये मैंने अभी इसके पिछले वाला स्लाइड में मैंने बता दिया। और ट्रेकिया, आप देखिए ट्रेकिया देखेंगे तो ट्रेकिया क्या है, यह एक बक्स गुहा होती है जो ज़्यादातर और यहाँ 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसमें फेफड़े तथा एक बाएं फेफड़े में जगह फिर शाखाओं में विभाग हो जाती है। ये क्या होती हैं, ये बदलते रहती हैं, एक दूसरे में क्या होंगे, वो बदलते रहेंगे। ठीक है, तो ये ब्रोंकाई मैंने बता दिया, ट्रेकिया बता दिया, एल्वोलाई बता दिया। एल्वोलाई मैंने नहीं बताया है, उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। फेफड़े के बॉक्स गुहा में एक जोड़ी अंग, जिसका आधार डायफ्राम पर टिका रहता है। फेफड़ों में करोड़ों एलोबियली होता है। एलोबियली देखिए, फेफड़े का कई रोम है, डायफ्राम जैसे यहीं पे पटना में बुक होता है, लेकिन नंबर नहीं आने की वजह से वो दिखा नहीं पाते हैं, या इतने ज़्यादा बुक होते हैं कि वो दिखा नहीं पाते हैं। तो संख्या जो है ना, फेफड़े बॉक्स के जुड़ी अंग, जिसका आधार डायफ्राम पर टिका है। प्रत्येक फेफड़े में 2 फेफड़े एक होती है, और प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसे फ्लो मेम्ब्रेन कहते हैं। मैंने बताया ये आपका फेफड़ा हो गया, प्रत्येक फेफड़ा झिल्ली द्वारा से घिरा हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे एक झिल्ली। और इसमें जो झिल्ली रहता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोला जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो फेफड़े में क्या करता है, मदद करता है। तो आइए तो फिगर हम देखेंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा इन्होंने क्या लिखा था, 1 मिनट लास्ट में। हाँ, ये मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, इसकी रक्षा करती है। इसमें जितने भी मेम्ब्रेन पाए जाएंगे वो लंग्स की या उसके कोशिकाओं की या उसके ऊतकों की रक्षा वो करेगी। अब या फिर एक चिकित्सा में जुड़ी है, जिसका आधार डायफ्राम पर टिका। प्रत्येक फेफड़े में करोड़ों एल्वोलाई हैं, प्रत्येक फेफड़े में करोड़ों एल्वोलाई है, तो ये तो पूरा राइट है। उसके बाद से लिखा है कि प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसे फ्लोरल मेम्ब्रेन, मैंने बता ही दिया कि उसे फ्लोरल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें द्रव्य भरा तो जो फेफड़े की रक्षा करता है। इसमें क्या होता है, द्रव्य भरा रहता है, फेफड़े की रक्षा
ये करता है कौन? इल्वियोलाई। और फेफड़ा में क्या है कि बॉक्स हुआ में एक जोड़ी अंग है जो आधार पर टिका हुआ, प्रत्येक फेफड़ा में 1 करोड़ एल्वियोलाई होते हैं। तो आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। शेयर अच्छा होगा तो शेयर जरूर करिएगा। इसके बाद आगे से हम देखेंगे आगे हम देखेंगे मनुष्य में श्वसन अंग। हम लोग यही पढ़ रहे थे मनुष्य में श्वसन अंग। तो श्वसन अंग में नसिका पढ़ लिए थे, स्वच्छों की विधि पढ़ लिए थे। हाँ, ये वाला नहीं पढ़े हम लोग। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास करने की विधि को हम लोग श्वासन कहते हैं। यह प्रक्रिया 2 चरणों में विभाजित होती है। तो आपको पता है कि 2 प्रक्रिया में ये होगा और फुफ्फुसवातन कहेंगे। और आपको विधि में यही होगा। अब आपको लगभग अभी फुफ्फुस संतान भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में 2 चरणों में विभाजित होती है। एक होती है ऑक्सी 1 मिनट और एक होता है अनऑक्सी। एक ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, एक ऑक्सीजन के ऑब्सेंट में होता है। तो इसको हम लोग फुफ्फुस संतान भी कहते हैं। यह प्रक्रिया 2 चरणों में विभक्त होती है। ठीक है। अब अगला देखिएगा इनहिटेशन। अगला जो है इसमें उसी में आगे बढ़ेंगे अंतःश्वसन, यानी श्वसन जो होगी 2 क्रिया होगी। तो एक हो गया अंतःश्वसन और एक हो गया बाह्य श्वसन। एक अंतःश्वसन एक बाह्य श्वसन, एक अंतःश्वसन एक बाह्य श्वसन। आइए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि अंतःश्वसन में देखते हैं क्या है कि अंतःश्वसन के दौरान डायफ्राम की अरिय मांसपेशियां तथा बाहरी अंतरपेशियां सिकुड़ जाती है। इसमें होता क्या है, अंदर की जितनी है ना, अंदर की जितनी मांसपेशियां है वो क्या हो जाएगी, अंदर की ओर चली जाएगी और वो फैलने का काम करेगी। तथा बाहर में देखेंगे तो बाहर वाला वो सिकुड़ने का काम कराएगा, सिकुड़ाएगा उसको। ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छा जरूर लग रहा होगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो बीच बीच में चैनल पे सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट भी करते रहें। आपका कमेंट हम जरूर लेने का प्रयास करेंगे। तो आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है कि निश्वसन के दौरान डायफ्राम की अरिय पेशियों में तथा अन्य अंतपरिक पेशियों में शिथिलन होता है। इसके कारण क्या होता है, शिथिलन होता है, जिसके कारण डायफ्राम बक्ष की ओर ऊपर उठता है और वायु नसिका से होते हुए बाहर चली जाती है। जैसे ही डायफ्राम बक्ष के ऊपर उठा और दाहिने पीठ की ओर की गति करेगा, इससे फुफ्फुस में क्या होगा, अधिक, जैसे मतलब ये आपको फेफड़ा है। ठीक है। यहाँ 1 बजे रात में कोई पढ़ रहा, फिर यहाँ पे 2 आदमी पढ़ रहा है अलग अलग टाइम में। तो इसमें पूछा है कि जिसके कारण डायफ्राम उठता है, विक्षेपित गति करता है, इसे फुफ्फुस में वायु दबाव अधिक होता है और फेफड़ों से वायु नसिका से होते ही बाहर चली जाती है। वो तो है ही, बाहर चली जाती है। अब अगला देखेंगे, इसी को समझने के लिए है एक, ये आपका देख लीजिए डायफ्राम, आप देख सकते हैं ये है आपका डायफ्राम, ये डायफ्राम है। उसके बाद से टोटल आपका ये एज ए ये आपका जो लक्षण दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो हमारे श्वसन ऑर्गन है। इसके बाद से डायफ्राम किसको बोलते हैं, तो इन्होंने डायफ्राम भी दिखाया हुआ है, ये इनका डायफ्राम है, ये इनका क्या होता है, डायफ्राम होता है। इसके अलावा तो अभी आप देख रहे थे, ये देखिए, मैं 1 मिनट जस्ट तो ये देखिए, ये पूरा हमारा लॉन्ग्स हो गया। इसके नीचे आप जो देख रहे हैं, इसके नीचे आप जो देख रहे हैं ये है डायफ्राम। जैसे ही डायफ्राम भी इसमें क्या करता है, इसमें मदद करता है। और यहाँ पे एल्वोली है, जैसे ही इनहेल कर रहा है वैसे ही तुरंत ये मदद करके क्या करेगा, इसको एक्सहेल कर देगा। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस नाक का है, टोटल प्रोसेस नाक का है। ये बोला सॉरी गाइज, देखिए यहाँ पे इन्होंने एल्वोली को दिखाया है, यही है क्या है, एल्वियोली है ये। इसके अलावा ये डायफ्राम है। ठीक है।
आइए इसके बाद से आगे देखते हैं। आगे आप देखिएगा डायफ्राम फंक्शन ब्रीथिंग में डायफ्राम फंक्शन कैसे करता है। तो सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से एकदम आराम आराम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे करता है डायफ्राम के द्वारा इनहेल ऑक्सीजन। तो देखिए आप यहाँ पे इनहेल ऑक्सीजन हो रहा है, ये हमारा नॉस्ट्रिल्स है, और उसी से क्या होता है इनहेल होकर वो यहाँ चला आता है। यहाँ आने के बाद से वही ऑक्सीजन ये श्वास नली में चला गया और फिर वो कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ, नीचे मसल्स में चला जाएगा। चेस्ट कैविटी एक्सपेंशन, चेस्ट क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन इनहेल होगा, ऑक्सीजन को हम जैसे लेंगे वो क्या करेगा, हमारे चेस्ट को क्या करेगा, फुला देगा, चेस्ट जो है उसको फुला देगा। जैसे ही चेस्ट फूला, इंटरनल मसल्स क्या करेगा, काम करना स्टार्ट करेगा और उसमें एक कंट्रैक्शन होगा, यानी उसका संचय होगा, फूलेगा। और उसके बाद से कुछ देर के बाद से ये पूरे इसमें जाएंगे और भरते जाएंगे और लंग्स एक्सपेंडिंग जो है वो लगभग टू रिच एयर रिप्स को, इसके अलावा वो लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा। इसके अलावा हमारे नीचे वो रिप्स जो पाया जाता है, ये इसके बीच में जो रचना दिखाई दे रहा है उसको रिप्स बोलते हैं। तो रिप्स क्या होता है, रिप्स आ जाता है और डायफ्राम यहाँ पे फिर एक्टिव हो जाता है और कंस्ट्रक्शन होता है, संचय होने लगता है, ठीक है। और सब क्या होता है ये और फिल्ट्रेटिंग ऑफ द डायफ्राम, उसके बाद से वो फ्लेट करना हो जाता है, डायफ्राम जो होता है फ्लेट होता है और उसको फिल्ट्रेट करना लगता है ड्यूरिंग इन इनहेलेशन। ऑक्सीजन को जब हम ले रहे हैं तो ये पूरा प्रोसेस होता है इतना, ठीक है। ऑक्सीजन को हम जैसे ही लेंगे टोटल प्रोसेस ये होता है। इसके अलावा अब जब हम उसको क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो एक्सहेल करते हैं तो देखिए क्या हो गया, अब यहाँ से अपोजिट होना, अब यहाँ से रिलैक्स हो जाएगा, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन में रिलैक्स होगा और वायु यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो चुका है, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो देखिए चेंज हो गया है और चेंज होके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में चला जाएगा। और रिलैक्सेशन ऑफ अंदर का जो पार्ट है वो क्या होता है, और चेस्ट में वो रिलैक्स होने लगता है, मतलब धीरे धीरे वो रिलीज होकर धीरे धीरे बाहर वो जाने लगता है। उसके अलावा वो धीरे धीरे क्या करता है, वो आगे बढ़ता है और फिर फेफड़े के माध्यम से चेस्ट कैविटी कंस्ट्रक्शन, यहाँ क्या होगा, फैलेगा, यहाँ संकुचन होगा। एक को शिथिलन बोलते हैं, एक को संकुचन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वो संकुचन हो जाएगा। यहाँ पे इनहेल करेगा तो वो क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन को इनहेल करेगा तो वो फैलेगा, स्ट्रेच होगा, जिसको हम बोलते हैं शिथिलन, ठीक है, वो शिथिल हो जाएगा। और जैसे इसमें अब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, जब इनहेल होगा कार्बन डाइऑक्साइड तो वो रिलैक्स हो जाएगा, डायफ्राम जो होगा वो पिचक जाएगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ना एक्सप्लेन करने लगेगा, एयर के पास में वो चेंज होकर आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। उसके बाद से रिलैक्सेशन ऑफ द जो बाहर का मसल्स है उसको वो रिलैक्सेशन करने लगेगा। उसके अलावा फिर चेस्ट में जो है कंस्ट्रक्शन होने लगेगा, उसमें एक्सपेंशन होगा, फूलेगा, वहाँ कंस्ट्रक्शन होगा, वो संलयन होने लगेगा, चुकने लगेगा। और उसके बाद से इसी के माध्यम से फिर क्या हो जाएगा, और वो श्वास नली के माध्यम से क्या किया जाएगा, अगर इधर से ले रहा है तो इधर से ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डायफ्राम के द्वारा, ये पूरा प्रोसेस होता है। ऐसे आप समझ पाए होंगे, फिगर से मैंने समझाने का प्रयास किया था। तो अब एक चीज़ यहाँ क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन जब इनहेल करेगा तो ऑक्सीजन को वो क्या करेगा, इनहेल ऑक्सीजन को वो लेगा, तो इसमें डायफ्राम जो होगा या हमारा ये लंग्स जो होगा वो क्या होगा, वो फैलेगा, उसमें क्या होगा, स्ट्रेच होगा, वो फैलेगा, फैलाव होता है। और उसके बाद से जब वो पूरा श्वसन की क्रिया हो जाएगी तो वो CO2 क्या करेगा, एक्सहेल करेगा। एक्सहेल का मतलब वो उस चीज़ को CO2 को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो उसमें हमारा अंदर के जो मांसपेशियाँ है या लंग्स जो है, लंग्स में जितने भी अंदर के पार्ट हैं, मस्कुलर पार्ट हैं, वो क्या होंगे, अंदर की तरफ वो संकुचित हो जाते हैं। यानी जब ऑक्सीजन को हम ऑब्जर्व करते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारा डायफ्राम काम करने लगता है, फूल जाता है। उसके बाद से पूरे फेफड़े में फूल जाता है, एल्वेली फूल जाती है और वो जगह बनते जाता है और वो हवा को, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले जाता है और फेफड़े में वो जमा हो जाता है। फिर शुद्ध रक्त को करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलते हैं तो धीरे धीरे वो प्रोसेस क्या होता है, रिलैक्स होने लगता है, यानी नॉर्मल होने लगता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग बाहर निकालते हैं, जबकि पौधे में अपोजिट होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, इनहेल करता है, और O2 को वो बाहर रिलीज करता है। तो पौधे में भी श्वसन इसमें होगा ही, उसमें भी हम थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। तो जान गए होंगे।
तो ये पूरा जो मैंने आपको अभी तक बताया, फिगर के माध्यम से भी मैंने बताया, कौन कौन अंग भाग लेते हैं ये भी मैंने बताया। ये अंग कभी कभी पूछते हैं तो अंग को याद रखेंगे। पूरा मैंने प्रोसेस यहाँ से बताने का प्रयास किया। अब हम उसे देखेंगे, लेकिन वो क्या है उसको देखेंगे। तो अब श्वसन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऑर्गन क्या किया था मैंने बता दिया, याद रखेंगे। और ऑर्गन में आपको लैरिंग्स काम करेगा, श्वास नली काम करेगा, लैरिंग्स फेरिंग्स, उसके अलावा फिर ब्रेंकियाई, लंग्स, लास्ट में आपको लंग क्या करता है, मदद करता है। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है, पूरे चीज़ को देख सकते हैं। सबसे पहले तो वही नसिका, लैरिंग्स, ग्रसनी, फेरिंग्स, फेरिंग्स लैरिंग्स, नसिका, नस्ट्रिल्स जो होता है ये, इसके बाद से ट्रेकिया जो किट वगैरह होता है उसमें ट्रेकिया पाया जाता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकिल्स और फेफड़ा, लंग्स, ये सब क्या है गिल्स के अंग श्वसन के अंग होते हैं जो हमें मदद करते हैं। सबको मैंने बारी बारी से बता दिया कि नसिका क्या करती है, ऑक्सीजन को प्रवेश करवाती है और धूल-कण से बच जाती है, सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। नसिका का ये वर्क है। इसके अलावा उसके अलावा फिर नसिका जो है वह छिद्र से म्यूकस जो बनता है उसको नम करती है। इसके अलावा फिर आप मैं फिगर से बताया, लैरिंग्स फिरिंग्स सब बता दिया। फिर देखिए ग्रसनी क्या करती है, तो उससे छिद्र से जो ग्रसनी में आती है नसिका में, उसको वो ये कण जो होता है यहाँ ट्यूब में जाके खुलती है, फिर यहाँ पे आ जाती है लैरिंग्स, और लैरिंग्स से होते हुए वो नलिका में खुलती है, यहाँ नलिका में खुलती है। और फिर लैरिंग्स ही क्या करता है, लैरिंग्स ही इसके ऊपर स्वर यंत्रक, इसके ऊपर ये जो होता है ये टोटल, इसको हम लोग इपिग्लोटिस भी के भी नाम से जानते हैं, यही होता है स्वर यंत्र। अगर यही किसी का जाम होता है तो वो व्यक्ति गूंगा हो जाता है, और यही जाम हो जाता है तो यहाँ पे कोई चीज़ अटक जाता है तो हमें वोमेटिन आता है, हमें सरकता है तो कहते हैं कि कोई याद करो, वो याद नहीं करता है। वो क्या है, वो हमारा श्वास नली या जो स्वर यंत्र है ना, वो स्वर यंत्र किसी के ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, विकसित नहीं होता है तो बोल नहीं पाता है, दब जाता है। तो और वही से स्वर यंत्र होता है तो ये जैसे दाब दे आवाज़ ही नहीं आएगा आपका, तो स्वर यंत्र क्या होता है वो ये हो जाता है। तो वो आगे जाके ग्रसनी से जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाटिस कहते हैं। और ग्लाटिस ग्लाटिस ये वाला है टोटल। तो इस तरह से रचना जो है ना ग्लाटिस, ये कपाट में ऐसे बंद होता है, दरवाजा जैसे होता है उसमें बंद होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इपिग्लोटिस, जिसको क्या कहते हैं एपिग्लोटिस। इसके अंदर ग्लाटिस रहता है, और ग्लाटिस द्वार को बंद करके भोजन श्वास नली में जाने से क्या करती है, वो रोकती है। ग्रसनी का काम मुख्य रूप से, लैरिंग्स का काम यही है, ठीक है। और उसके बाद से अब आता है, इसके बाद से जस्ट जब देखते हैं तो वो आता है ट्रेकिया, जो बॉक्स युग्म में स्थित होता है, 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक बाएं में बढ़ जाता है, एक फिर दाएं में बढ़ जाता है। फिर यही आगे जाके ब्रोंकाई में चेंज हो जाता है, जो बॉक्स हुए जाकर 2 भाग में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। वही जो था 2 भाग में बढ़े, एक बाएं साइड में, एक दाएं साइड में, लेफ्ट एक राइट, तो जिसको हम लोग कहेंगे ब्रोंकाई, ठीक है। और वही ब्रोंकाई फेफड़ा में चला जाता है, और फेफड़ा एक जोड़ी पाया जाता है बाएं भी और दाएं भी, और डायफ्राम तो पूरा वो ऐसे, फेफड़ा आपका ऐसे है टोटल ऐसे, और डायफ्राम ऐसे होता है, इसी पे पूरा आपको क्या होता है। और ये आपको नसल्स आती है, ये आपको नसल्स आ रही है, और उसी पे ये डायफ्राम पे ही पूरा टिका रहता है। और ये फेफड़ा जो जितना है वो क्या होता है, एक झिल्ली से, पतली झिल्ली से गिरा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डायफ्राम पर टिका रहता है। और इसमें अनेकों गुब्बारे की तरह रचना होता है, जिसको एल्विलाई कहते हैं, और करोड़ों में होता है। और फेफड़ा का झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसको हम लोग फ्लोरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फेफड़ा जो होगा वो झिल्ली से घिरा रहेगा, जैसे आपका ये आपका फेफड़ा हो गया, यहाँ पे डायफ्राम हो गया, और यहाँ पे जो ये झिल्ली से घिरा रहता है इस टाइप का, इसको हम लोग कहते हैं फ्लोरल मेम्ब्रेन कहते हैं, फ्लोरल झिल्ली इसको कहा जाता है, फ्लोरल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसमें द्रव्य भरा रहता है जो फेफड़ों की रक्षा करती है। ये पूरे इसमें क्या भरा रहेगा, टोटल में ये पूरा में द्रव्य भरा रहता है, जो क्या करता है, फेफड़ों की रक्षा करता है, उसको बचाता है, उसके लेयर को बचाता है। तो ये पूरा था। इसके बाद से ग्रसनी मैंने बता दिया, सेम चीज़ है, और 2 बार हो गया है। आप देख लीजिए, डायफ्राम के माध्यम से देख सकते हैं क्या क्या है पूरा। यहाँ पे फिगर के माध्यम से मैंने बताया है कि ये टोटल देखिए, टोटल क्या है, फेफड़ा ऐसे रचना पाया जाता है, यही आपका श्वास नली है। आपको यहाँ पे लैरिंग्स से दिखाई देने वाले, उसके नीचे जो रचना पाया गया है यहाँ पे एपिग्लोटिस है,
और इसके बाद से यहाँ आते हैं तो इस तरह से पाया जाता है, इसको ट्रेकिया बोलते हैं। और यही ट्रेकिया जाकर दो भाग में बट गया, एक इधर बट गया, इसको मैं रेड से दिखाने का प्रयास करता हूँ ताकि समझ में आएगा। यहाँ एक बट गया, एक यहाँ बट गया, दो भाग में, जिसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। इधर वाला लेफ्ट है, इधर वाला राइट है, इधर वाला लेफ्ट, हाँ इधर वाला राइट है। और ये ओरल है, इसोफेगस इसको बोलते हैं, इसोफेगस नली है। और इसमें जो आपको ग्रीन ग्रीन जो दिखाई दे रहा है अंदर, इसी को हम लोग कहते हैं फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनिया इसको बोलते हैं, फुफ्फुस धमनिया इसको कहा जाता है। इसके अलावे आप फिगर में देखेंगे तो आप ये जो झिल्ली से घिरा हुआ है टोटल, ये जो झिल्ली आपको दिख रहा है टोटल, ये इसी को हम लोग कहते हैं फ्लोरल मेम्ब्रेन, फ्लोरल मेम्ब्रेन कहेंगे। और राइट लंग्स है, ये आपको राइट लंग्स देखने को मिल जाएगा। सुपीरियर लोब, हॉरिजेंटल फेसिल्स पाया जाता है, ऑब्लिक पाया जाता है, मिडिल लोब होता है, उसके बाद इंटीरियर होता है, उस तरह से इधर उल्टा हो जाएगा, सुपीरियर एपेक्स हो जाएगा लेफ्ट लंग में, ऑब्लिक हो जाएगा, कार्डियक पाया जाता है, उसके बाद से इंटीरियर ट्यूब पाया जाता है। और सबसे नीचे ये जो होता है इंटीरियर ट्यूब, वो बीच वाला यही भाग होता है। और यहाँ पे हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम ही क्या करता है, मदद करता है। तो ये पूरा आपको मैंने बताया। एक चीज़ देखिएगा आप इसमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे इस तरह के आपको गुलाबी रचना दिखाई देती है, ये रचना दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये वाला जो है कैपिलरी ब्लेड्स की तरह पाया जाता है, ये एवलरी है, आर्टरी में पाया जाता है, दाएं और बाएं में। और ये वाला जो चीज़ है पोलोमेंट्री है, ठीक है, डायालिन, बायालिन और दाया नीले और बाया नीले, इसमें ये काफ़ी मदद करता है, ठीक है। तो लंग्स आप समझ गए, नसिका समझ गए, इसी को मैंने दिखाया हूँ। और उसके बाद से मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखे हैं कि श्वसन जब होगा तो मुख्य रूप से दो तरीके से होता है, एक अंतर श्वसन, एक बाह्य श्वसन, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। तो अंतर श्वसन में फेफड़ा जो होगी वो फूलने लगेगी, फफूसताप वहाँ कम हो जाता है। और बाह्य श्वसन में निश्वसन या बाह्य श्वसन कहिए तो इसमें शिथिलन होता है, शिथिलने लगता है, और डायफ्राम बॉक्स की ओर, ऊपर की ओर, भीतर की ओर गति करने लगता है, इसमें वायु दबाव अधिक हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर निकल जाती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा मदद जो करता है, जब मैं हार्ट पढ़ाऊँगा दूसरे चैप्टर में, हार्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम में, या ऐसे हार्ट जब मैं पढ़ाऊँगा तो हार्ट में मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा कि वहाँ कैसे ये काम करता है हार्ट से, ठीक है। तो ये टोटल चीज़ें हो गई, यहाँ पे सारी चीज़ें उसी को मैंने दिखाया है फिगर से। ये पूरा आपका डायफ्राम कैसे टिका हुआ है ये मैंने बताया, पूरा सारा चीज़ मैंने समझा ही दिया फिगर के माध्यम से, मैंने ऊपर सब बताया था। फंक्शन मैंने बता दिए, कैसे इनहेल करता है, कैसे एक्सहेल करता है। अब आइए इससे कुछ संबंधित कुछ पॉइंट है, श्वसन से संबंधित कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पॉइंट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें जो पॉइंट है श्वसन से संबंधित तत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब सांस लेते हैं तो सामान्य अवस्था में यदि हम सांस लेते हैं तो वो लगभग 15 से 18 बार में, मिनिमम 15 मैक्सिमम 18 बार, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और यही क्या होता है, जैसे हम ज़्यादा मेहनत कर दिए, ज़्यादा दौड़ दिए, तो वो लगभग 20 से 25 गुना ज़्यादा वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऊपर वाला भी इम्पोर्टेंट था और नीचे वाला भी इम्पोर्टेंट है। कठिन परिश्रम करें या व्यायाम करें तो उस समय श्वसन दर जो होता है ना वो 20 से 25 गुना क्या होती है, बढ़ जाती है। और लगभग जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की क्रिया में प्रत्येक में 500 मिलीलीटर वायु का निश्वसन, श्वसन और अंतःश्वसन और निश्वसन, यानी अंदर लेते हैं और बाहर होता है लगभग 500 लीटर। यानी इस व्यू से अगर देखें तो 24 घंटा में 15,000 लीटर का हम ऑक्सीजन को लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन चेंज किस में होता है ये आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज जैसे होता है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज होता है। ये दो तरीके से चेंज होता है, ये पायरुवेट में चेंज होता है, ये पायरुवेट में चेंज होता है। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसको मैं बता दूंगा, इसको मैं अंतर बता दूंगा, ठीक है। आगे अंतर है, इसको मैं आगे बताता हूँ। अभी मैं हम लोग देख लेते हैं, आगे मैं बताता हूँ। इसमें पॉइंट में उसको दिया हुआ हूँ, वो छूटा हुआ इंपॉर्टेंट है, वहाँ से पॉइंट आते हैं। प्रत्येक क्रिया में 24 घंटे में लगभग 15,000 लीटर, कितने, लगभग 15,000 लीटर के करीब में लग जाता। और ये आता कहाँ से, तो वही ATP से आता है, जिसको एडिनोसाइन 3 फास्फेट बोलते हैं। ATP में लगभग 36 से 38 ATP बन जाते हैं। श्वसन में इतने अणु बनते हैं लगभग ATP के,
ठीक है। अब आगे इसमें आगे देखते हैं कि धूम्रपान करने वाले तथा क्षय रोग से ग्रस्त व्यक्ति की श्वास धारिता बहुत कम होती है। इसके विपरीत खिलाड़ियों तथा गायकों में यह धारिता बहुत बढ़ जाती है। श्वास करने वाला जो है ना, उसमें धूम्रपान जो व्यक्ति करेगा या टीबी वाला जो होगा, उसमें सांस लेने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। और उसमें जो खिलाड़ी होते हैं, गायिका होते हैं, एज ए टीचर भी हो जाएंगे, जिसमें आवाज़ ज़्यादा करना पड़ता है, तो इनमें धारिता क्या होती है वो बढ़ जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट है। एपिग्लोटिस एक पल्ले जैसी रचना होती है जो बाल्ब का कार्य करती है। खाना निकलते समय फेफड़ों की सुरक्षा करती है। एपिग्लोटिस निकले गए खाने को वायु नाली में जाने से रोकता है। जैसे मैंने बताया कि एपिग्लोटिस उसमें जो है श्वसन में, तो उसका काम क्या है, वो एक पल्ला जैसा है, ऐसे रखेगा, हट जाएगा, जिससे भोजन जाएगा हट जाएगा, साइड कर देगा, आएगा साइड कर देगा। तो वो जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो फेफड़ों में जाने से उसको बचाती है, फेफड़े में उसको जाने नहीं देती है, डायरेक्ट वायुनली से जाने, वायुनली में उसको पहुंचने नहीं देती है, ठीक है, उसको रोकती है एपिग्लोटिस। इसके अलावा अब देखिए, मैंने बोला कि ब्रेथिंग किसको बोलते हैं और श्वसन किसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिए। श्वसन, ब्रेथिंग और रेस्पिरेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। शायद ही मुझे लगता है कि कोई यूट्यूब पे इस चीज़ को, इसमें अंतर समझाने का प्रयास किया होगा। लेकिन हम जब तैयारी कर रहे थे रेलवे का, तो उसमें एक शिप्रा मैम वाईफाई में पढ़ाती थी, उनका साइंस, उन्होंने इस चीज़ को बताया था। तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर भी रहता हूँ, शिप्रा मैम से, और उनसे मैं जनरल साइंस पढ़ा भी हूँ, रेलवे के लिए मैं तैयारी भी किया हूँ। तो आइए देखते हैं श्वसन में और ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में अंतर क्या है। तो ब्रीथिंग क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, भौतिक प्रॉपर्टीज होता है। उसी तरह से श्वसन क्या है, ये केमिकल होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें श्वसन तथा फेफड़े निहित रहता है उसमें, लेकिन यह प्रत्येक कोशिका के भीतर होता है। श्वसन क्या होता है, अंदर होता है, लेकिन इसमें श्वसन जो होगा वो उसमें मार्ग तथा फेफड़ा सब रहेगा, वो टोटल वो शामिल हो जाएगा, और इसमें वो अंदर ही होता है। इसके अलावा तीसरा डिफरेंसेस क्या है, तो तीसरा डिफरेंस है कि इसमें वायु का अंतर श्वसन तथा वायु श्वसन होता है। इसमें हवा जो पूरा मिक्स है, धूल कण वगैरह जो भी मिक्स है, वो क्या होता है, वो बाहर की तरफ अंदर की तरफ आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है 6,6H12O6 ऑक्सीकरण होता है, जो पायरुवेट में चेंज हो जाता है। उसको मैं बताऊँगा फिगर के माध्यम से, ठीक है, या उस चीज़ को मैं जब MCQ कराऊंगा तो मैं समझा दूंगा, या इसी में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें ऊर्जा बहुत मात्रा में, वही ATP बहुत मात्रा में निकलता है, 36 ATP निकलता है, ठीक है, श्वसन की क्रिया के दौरान। तो ऊर्जा का मात्रा बहुत ज़्यादा निकलता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, वो पायरुवेट में चेंज होकर फिर, जैसे कार्बन के C6H12O6 होता है ना, कार्बन के 3 परमाणु होते हैं, तो C3H6O3 हो जाता है, ये आधा टूट जाता है, और यही सब मिलके क्या करता है, 36 ATP बनाता है। तो समझ पाए होंगे उसमें अंतर। अब आइए, अभी उसी में है, अब देखेंगे इसके दोष क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो मैं तालिका आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना चाहिए। तो 3 कॉमन ब्रीथिंग में 3 सामान्य श्वसन फफूंद दोष क्या क्या होता है। सबसे पहले, जब सांस से दिक्कत होता है तो बीमारी कौन होता है, तो वो होता है बीमारी अस्थमा, दमा जिसको हम लोग कहते हैं। सांस लेने में इसमें कठिनाई होगा और वो पतला हो जाता है। ये सांस नली जो होती है ना, वो क्या होती है, पतला हो जाती है, और पर्यावरण में कुछ खास कारकों के कारण भी यह दोष हो जाता है। कभी धूलकण वगैरह भी घुस जाएगा, ये कोई कारक मिल गया, कारक का मतलब कोई जीव वो घुस गया, उसकी वजह से भी क्या होता है, दमा हो जाती है। तो अस्थमा है, उससे बहुत ज़्यादा होता है, फफूंद दोष है। दूसरा देखेंगे निमोनिया, एक ये बीमारी है निमोनिया में होता क्या है, तो इसमें बैक्टीरिया की वजह से फेफड़े में शोध हो जाता है। फेफड़ा जो होता है ना, वो उसमें पेन हो जाता है, दर्द होने लगता है फेफड़ा में। और इसमें लक्षण कैसे पता चलेगा, तो वो ज्वर, थोड़ा सा बुखार आएगा, पीड़ा होगा, बहुत ज़्यादा खांसी आएगा, एकदम कुकुर खांसी जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा आता है, कुकुर खांसी की तरह, रुकेगा ही नहीं, और दर्द करेगा बहुत ज़्यादा, और बुखार भी आपको रहेगा। तो निमोनिया इसको बोलते हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। फिर आगे देखेंगे
क्षय रोग सबसे खतरनाक रोग है। टीबी जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी फेफड़े में ये हो जाता है। जो नशा करते हैं या जो ज़्यादा नशा करते हैं उसकी वजह से इसमें हो जाता है। फेफड़ों के भीतर के पिंड से बन जाते हैं जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है, अंदर घुस जाता है। ये संक्रामक रोग है, ये फैलने वाला रोग होता है। ये खांसी से फैलने वाला रोग होता है। कोई खांसती है, उसका रुमाल यूज़ किया, उससे वो जीवाणु हमारे अंदर चल जाता है और पकड़ लेता है टीबी। और ये टीबी ऐसा चीज़ है जिसका दवा अगर हो जाए ना, वही नाक से बलगम भी आता है इसमें, नाक से बलगम आने लगता है। और बॉडी पतला रहता है, नाक से बलगम आता है और वो धीरे धीरे बैक्टीरिया क्या होता है संक्रमित करने लगता है। और खांसेंगे तो खांसते समय नाक से ब्लड आता है। तो इसका जांच अगर कराया जाता है, ठीक है। और यह BCG का टीका तो शुरुआत में ही बच्चे को लग जाता है और BCG के टीका से इससे बचा जा सकता है। जब जांच कराया जाता है तो लगभग डॉक्टर 9 मंथ का दवा देता है लगातार खाने के लिए। इसमें फेनार्गन आता है जो नहीं बताना चाहिए, हालांकि मैं बता रहा हूँ, उसका यूज मत करिएगा। जो 0.35 mg के करीब में पाया जाता है, इसमें सोने के लिए दिया जाता है फेनार्गन छोटा सा दिया जाता है सोने के लिए, ताकि सांस को वो कंट्रोल सकें, ब्रीथिंग रेट को वो कंट्रोल कर सकें, दिया जाता है। और 9 मंथ तक दवा लगातार चलता है। बीच में यदि एक दिन भी अगर दवा इसका डोज छूट गया तो फिर वहाँ से 9 मंथ दवा चलता है। खतरनाक होता है यह टीबी का बीमारी। तो इसके लिए बचने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, तो वो होता है BCG का टीका। BCG का टीका यूज़ किया जा सकता है। तो ये अभी और है, इसके अलावा 3 था, आपको 3 तरह से रोग था। एक तो निमोनिया था, अस्थमा था और टीबी था, जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं। अब देखिएगा कि श्वसन के दौरान अदलते बदलते आयतन, ज्वारीय आयतन, जब बिना किसी प्रकट प्रयास के यानी सामान्य सांस लेने के भीतर ले जाए जाने वाली बाहर निकाली जाने वाली वायु का आयतन जो होता है वो कभी कभी कितना होना चाहिए, ज्वारीय आयतन। मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, नॉर्मल कोई काम नहीं कर रहे हैं, सोए हैं चाहे ऐसे बैठे हैं, जब सांस ले रहे हैं तो 3000 ml के करीब में वहाँ पे उसका आयतन होता है, ज्वारीय आयतन, ठीक है। लेकिन जब हम सांस लेते हैं और गहरे गहरे सांस लेते हैं और अधिक दिन सांस छोड़ते हैं तो उस समय आयतन जो होता है वो लगभग 4000 ml के करीब में हो जाता है। ये याद रखेंगे। इसके बाद से आराम से बैठे हैं, अधिक भीज कर ऐसे करके अगर सांस लेते हैं तो उस समय लगभग 1500 ml 1000 ml से 1500 ml के करीब में हो जाता है। रुक के सांस लेते हैं तो यानी जितने सांस लेंगे उतना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उतना लीटर आयतन वहाँ पे वो बनेगा, ठीक है। वो आयतन बदलता रहता है श्वसन के दौरान, वो डिपेंड करता है। तो इम्पोर्टेंट था। अभी और इसी में देखेंगे, अगर संपूर्ण फफूस धारिता कैपेसिटी टोटल लंग्स का जो है आयतनों का जो अधिकतम वायु जो किसी भी समय दोनों फेफड़ों पर संग्रहित हो सकते हैं, खूब जोर से सांस लिए, हारते है, थकते है, खूब जोर से सांस लेते, तो उस सिचुएशन में जो आयतन होगा बक्ष गुहा का वो 55 मिलीलीटर से 6000 मिलीलीटर के करीब में हो जाता है। अब आइए देखते हैं मानव श्वसन के अंगों की संरचना और उनका प्रमुख कार्य क्या है, जो मैंने पूरा बता दिया है। हालांकि इसको मैंने इसे बताया है, ऐसे बताने का प्रयास किया था ऐसा जैसे नासा द्वार, वही ये वाला है। तो क्या करता है, नाक के छिद्र संरचना में पाया जाता है और अनचाहे जितने भी कण होते हैं फिल्ट्रेट करके उसको अंदर लेके उसमें जाता है। फिर उसी तरह से नस्ल के बेटी जो है नासा गुहा, इसको जो बोलते हैं, उसमें सिलिया से वो बना रहता है, सिलस्मा झिल्ली से बना रहता है, उसका झिल्ली जो रहता है धूल तथा बैक्टीरिया को फांस लेते हैं, वायु को गा में हम आर्द्र करते हैं, मतलब उसको ठंडा करेगा और गर्म करता है। सिलस्मा झिल्ली, इसमें झिल्ली और सिलिया लगा रहता है जिससे वो आराम से अंदर जाता है ऑक्सीजन। इसके बाद से ग्रसनी है, फेरिंग्स है, पेशीय नली में ये रहता है। ऐसे ये क्या है, पेशीय नली है। और इस श्वसन और पाचन दोनों तंत्रों का ये क्या करता है, यही यहाँ से मार्ग बनाता है। स्टमक में भी चला जाता है, फिर श्वसन नली में भी वो चला जाता है, परंतु पीछे के बाहर में दोनों पृथक करने के लिए एक एपिग्लोटिस होता है। यहाँ पे हो गया, यहाँ से दोनों को अलग करने के लिए एपिग्लोटिस यहाँ पे पाया जाता है। तो ये ग्रसनी का वर्क हो गया। इसके अलावा अब लेरिंग्स को देखेंगे। तो श्वसन मार्ग में अगर लेरिंग्स को देखें तो सबसे बड़ा पार्ट होता है लेरिंग्स, और इसी के भीजे स्वर रज्जु होता है जिसको हम लोग क्या बोलते थे, लेरिंग्स बोलते थे, स्वर यंत्र इसको बोलते हैं। और ये ग्रसनी श्वास नली को साथ में जोड़ता है, ग्रसनी से ला के इसी में जोड़ देता है, ठीक है। और यही स्वर यंत्र विकसित जिसमें नहीं होता है वो बोल नहीं पाता है। इसके अलावा आ जाइए आप ट्रेकिया है।
तो ट्रेकिया हमें भी पाया जाता है। कार्टिलेज जैसा होता है ये और मुलायम होता है। श्वसन तक वायु का मार्ग फेफड़ों में प्रवेश करने का ये मार्ग होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा श्वसनी ब्रोंकाई जिसको बोला जाता है, ये श्लेष्मा का बना होता है और फेफड़ों में श्वासनिकाओं के रूप में प्रवेश करता है। फेफड़ा में लंग्स में जो ब्रोंकाई होता है उसको वो लेके जाता है अंदर। इसके बाद से फिर ब्रोंकाइल, ब्रोंकी था ब्रोंकाइल, श्वसन की छोटी अंतिम शाखा सबसे लास्ट में पाया जाता है। वायु को कुपिकाओं में पहुंचाता है, गुब्बारे की तरह उसको फुलाता है, वायु को लेके जाता है और गुब्बारे की तरह उसको फुलाता है, पचकाता है, फुलाता है। ठीक है, इसके अलावा अब लास्ट में सबसे बच जाता है कोशिकाएँ, एयर सेक्स, जो इनमें रक्त कोशिकाएँ होती हैं, इसमें ब्लड कोशिकाएँ पाई जाती है। जो गैसों का क्या करता है, विनिमय करता है। कोशिकाएँ वही ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ठीक है, तो गैसों का विनिमय ये करता है। अब इसमें अभी देखिए हम लोग लगभग ख़त्म कर पाए हैं और अब इसमें देखिए कि अब इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताया। अब इसमें देखिए श्वसन में कौन कौन रंग पाए जाते हैं, कलर कौन कौन पाए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये आपके लिए। पिगमेंट बढ़त, उसमें कौन कौन स्थिति कैसे पाया जाएगा, धातु कौन पाया जाएगा, ऑक्सीजनित कौन होगा, नॉन ऑक्सीजन कौन होगा, विवरण कौन होगा, ये बताएंगे। इसके बाद मैं दोनों में अंतर बताऊंगा जो मैं मिस कर दिया हूँ इसमें। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे हीमोग्लोबिन पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा, तो वो आरबीसी में आपको पाया जाएगा। तत्व कौन पाया जाएगा, तो आयरन, सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। आरबीसी के वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रेड हो जाता है और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भी रेड, ऑक्सीजन रहेगा तो भी रेड। आयरन की मात्रा इसमें मिलती है और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग एनीमिया रोग कहते हैं, एनीमिया रोग कहते हैं। और ज़्यादा हो जाएगा तो रक्त प्लावता कहते हैं, रक्त प्लावता। तो एनीमिया रोग को दूर करने के लिए हमें क्या खाना पड़ता थी, अनार, शलजम, पालक सबसे ज़्यादा खाने को सलाह दिया जाता है सब्जियों में। और इसके अलावा फिर बढ़ जाता है विटामिन के की कमी, विटामिन के की कमी से जब बढ़ जाएगा तो रक्त प्लावता हो जाता है। ठीक है, इसे सभी कशेरुकी का प्लाज्मा, जंतु, एनालिट्स या मोलस्का जितने भी जीव हैं वो सब में, जब हम लोग यहाँ पे आप नाम सुनेंगे मोलस्का, एनालिट्स, प्लाज्मा, तो जैसे हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, उसमें सारे चीज़ को पढ़ना है। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रेड होगा, रेड ब्लड सेल में आरबीसी में पाया जाएगा, उसमें आयरन पाया जाता है, इसकी वजह से वो लाल होता है। ठीक है, पिगमेंट है, मोलस्का में, कशेरुकी, प्लाज्मा में, सभी में पाया जाता है लगभग। और इसके अलावा देखिएगा हीमोसिन होता है, हीमोसिन प्लाज्मा में पाया जाता है, इसमें तांबा पाया जाता है तो कलर हो जाएगा ब्लू, और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो रंगहीन हो जाएगा। अधिकांश आर्थ्रोपोडा वाले जंतु में पाया जाता है। इसके अलावा हीमोएरिथ्रिन हो जाएगा, वो भी ब्लड सेल में पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाएगा, रेड होगा, जिसमें आयरन होगा उसमें रेड होगा सॉरी, लेकिन ये कलरलेस होगा। और कुछ एनेलिडा में पाया जाता है, ये सब में नहीं पाया जाता। क्लोरोक्लोरिन होगा जो प्लाज्मा में पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, ग्रीन होगा और कुछ एनेलिड में भी पाया जाता है। पिनोग्लोबिन पाया जाएगा, वो प्लाज्मा में पाया जाता है, इसमें मैंगनीज पाया जाता है तत्व, ब्राउन होगा और कुछ मोलस्का में ये पाया जाता है। तो देख लिए। आइए मैं एक चीज़ आपको छोड़ चुका हूँ जो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, ग्लूकोज आपको टूटता है दो पार्ट में। ठीक है, एक तो हो जाएगा C3, इसका आधा हो जाता है, दो पार्ट में तो हो जाता है C3H6O6, इसी तरह से O3 ये पायरुवेट में चेंज हो जाता है, और ये देखिए, और ये पायरुवेट में चेंज हो जाता है। पायरुवेट जो होता है वो लगभग आपको कोशिका द्रव्य में होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यहाँ पे आ जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है ईस्ट में। ठीक है, और ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करते हैं, किण्वन की प्रक्रिया, और बनाता है क्या, एथेनॉल प्लस जल बनाता है।
सबसे ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। एक आपका जो होगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। और यही क्या करता है, एटीपी बनाता है, आपको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट 36 एटीपी बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को आपको मिलता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये होता है, ये याद रखिएंगे। और एक आपको पाया जाता है, वो वाला जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा बाह्य श्वसन कोशिका द्रव्य, और इथेनॉल ईस्ट में ज़्यादा होगा। ईस्ट क्या करता है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा वो चेंज कर देता है किसमें, वो इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। और उसी तरह से ऑक्सीजन की एक अनुपस्थिति में होता है। तो ये मसल्स जितनी होती है पेशी कोशिका, पेशी कोशिका में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और पेशी कोशिका में पाए जाते हैं, और पेशी कोशिका में ये जाके क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन का यहाँ पे अभाव हो जाता है और आता ही नहीं है। ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में पाए जाते हैं, अभाव हो जाता है, तो वो बनाते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, वो बनाते हैं लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड जो होता है ना, तो लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जब थकान हो जाता है या कोई काम करते हैं या दौड़ते हैं, तो उस समय पता है क्या होता है, उस समय हमारे पैरों में जहाँ पे घुटना होता है, घुटना में कमर के पास जहाँ ज्वाइंट होता है, जहाँ ज्वाइंट है वहाँ पे ज्वाइंट के पास में दर्द होने लगता है, लैक्टिक एसिड के स्रावित होने की वजह से ही, ठीक है। और यही जब हो जाता है तो एक चीज़ याद रखिएगा, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का उपयोग जब कोई ट्रेनिंग होता है या कोई धावक होता है, जो रेसलर होता है वो, या कोई धावक होता है, दौड़ता है, जो ट्रेनिंग करता है, उसमें वो लगभग 1 मिनट पहले ग्लूकोज को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उसकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाती है, पायरुवेट बनने लगता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है, तो जिससे वो दौड़ नहीं पाता है और दर्द करने लगता है, ऑक्सीजन कमी हो जाती है। तो वहाँ पे ग्लूकोज जैसे ही पिलाया जाता है तो वो अपने अणु को क्या करता है, बराबर कर लेता है, और उसे तुरंत एनर्जी मिल जाती है, तुरंत वो एटीपी में चेंज हो जाता है, तुरंत एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, तुरंत एनर्जी मिल जाती है और फिर वो रिलीज उस चीज़ को कर लेता है। तो ये याद रखिएगा, कहाँ कहाँ आता है, कभी कभी इससे क्वेश्चन ये पूछ देता है। थैंक यू, क्लास देखने के लिए थैंक यू। अब मैंने पूरा प्रयास किया कि इसमें जितने भी रेस्पिरेशन से इम्पोर्टेंट थ्योरी थे और जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थे, खासकर जो मैंने नीचे बताया, जो तालिका में आपको मैं बना के लाया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं श्वसन में। और अगले पार्ट में हम लोग श्वसन के जितने भी MCQ हैं, जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है और LP में भी पूछा गया, अदर एग्जाम में भी पूछा गया, लेकिन स्पेशल हम लोग ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं, तो 30 से 40 क्वेश्चन जो हैं, जो आए हैं पूरे शिफ्ट में, सबको हम लोग अगले में डील करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू क्लास देखने के लिए, और आई होप आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो ये ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो वो आपको मिल जाए, और बेल आइकन को भी दबा देंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को घर घर तक पहुंचाएं, ताकि सभी को फ़ायदे हो पाएँ। और हम लोग फिर जस्ट अगले क्लास में मिलेंगे, MCQ के साथ मिलते हैं अगले क्लास में इसका MCQ के साथ। तब तक लिए अपना ध्यान रखें। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।